welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अभी सब यही चर्चाएं चल रही हैं और चूँकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है पिछले 8-10 दिन में 5 अगस्त के बाद उसने हमारे विपक्षी दलों को भले ही ना हिलाया हो, पर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये जो धीमी-धीमी चाल थी, ये भूचाल का रूप धारण कर रही है और अब तक जो चुप्पी साधे हुए थे, उनको भी बोलना पड़ रहा है। उनको भी अब सामने कैमरों पर आकर के माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अब वो औपचारिकता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या फेस सेविंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री के जो सलाहकार हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कैमरों पर आकर के ये स्वीकार किया है कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरता बर्बरता हो रही है और जितनी सीमाएं थी वो सब तोड़ दी गई हैं, लांघ दी गई हैं। उनकी बिल्डिंग्स में, उनके प्रतिष्ठानों में आगजनी की गई है, हिंदू महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार हुए हैं। तो वो सब स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। यूएन स्वीकार कर चुका है, अमेरिका के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वीकार कर चुके हैं। यूएनओ का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मोहम्मद यूनुस को अपना मैसेज भेजा था, उसमें भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की बात की है। लेकिन अभी तक भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने मुंह में दही जमाई हुई है। अखिलेश यादव का बयान आ गया आज। वो किस तरीके से आया है, उसमें हिंदू शब्द है भी नहीं, उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं है और कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है। और जिस तो इतना विद्वत्तापूर्ण है वो पूरा वक्तव्य, बहुत लंबी पढ़ के समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। जिस संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है वो इन यादवों की हो ही नहीं सकती। तो वो कहाँ से ड्राफ्ट करके इनको भेजा गया है कि इसको चिपका दो। और जिस तरीके से वो औपचारिकता जयराम रमेश ने भी निभाई है, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं है, अत्याचार शब्द नहीं, बर्बरता नहीं, क्रूरता नहीं। तो ये सारा कुछ जो है अब इनके गले की हड्डी बनने जा रहा है संजय जी, क्योंकि जितना ये चुप रहेंगे उतना इनके प्रति गुस्सा जो है वो बढ़ेगा लोगों में। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की भी इसको लेकर के आलोचना हो रही है कि जितना इनसे अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उतना इन्होंने भी नहीं किया है। केवल प्रधानमंत्री के बधाई संदेश में एक जिक्र कर देने भर से काम चलेगा नहीं, या होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक निगरानी समिति का गठन हुआ है उससे मात्र काम चलेगा नहीं। इससे बढ़कर के जो हिंदुओं पर वहाँ तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, बिल्डिंग्स की पूरी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स में आग लगा दी गई साहब। ऐसे अत्याचार तो भूतों ने भविष्यति मेरे विचार से कहीं हुए 46 में अगर आप याद करें तो हुए थे, वरना उसके बाद तो इस तरह की हरकतें नहीं हुई हैं, इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है मानव निर्मित। और इस तरह का जो नंगा नाच वहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरे जो आपने हिंडनबर्ग का चर्चा किया, तो साहब हिंडनबर्ग का तो ये काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली है नहीं। और चूंकि शनिवार को एक मैसेज हिंडनबर्ग ने दे दिया था कि कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है भारत में, तो एक दिन का समय था हमारे पास, भारत के पास, और जो भी संबंधित इसके पक्ष या पीड़ित हो सकते थे, या गवर्नमेंट की भी जो बॉडीज थी, सेबी से लेकर के दूसरे तमाम, उन्होंने इन 24 घंटे में लोगों को थोड़ा जागरूक भी किया, उनको बताया भी, और जो शेयर मार्केट है, जो हमारा बाजार है, उसको भी सचेत किया। उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और चूंकि पहली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब तथाकथित रिपोर्ट आई थी, तो उस समय तो लाखों करोड़ का जो है एक तरीके से खेल कर दिया गया था। अडानी ग्रुप को भी कितना बड़ा नुकसान हुआ था, और जो निवेशक थे उनका भी किस तरीके से लूटा गया था। उस एक झटके में 344 करोड़ रुपया वो लूट करके ले गए थे, उन्होंने कमाया था। तो ये जो है ये बार बार चल नहीं सकता है। और जिस तरीके से आज
पूरे शेयर मार्केट ने और बाजार ने प्रदर्शन किया है या जिस तरह के रिएक्शंस दिए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये हिंडनबर्ग, ये जॉर्ज सोरोस, ये तमाम सी जिनफिंग से लेकर के जितने भी साजिशकर्ता थे, और यहाँ भी जो उनकी केबल बिछी हुई हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों तक, इन सबको भी इससे अब अक्ल आनी चाहिए, अगर आई तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है इनका पिछले 10-11 साल का जो रवैया है कि ये कुछ सीखेंगे इन घटनाओं से और पब्लिक के और मार्केट के रिएक्शन से। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ के स्टेप का, बयान का आपने जिक्र किया है, तो योगी आदित्यनाथ तो आप समझते हैं संजय जी, और चूंकि जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठ कर के शासन कर रहे हैं यूपी की सेवा कर रहे हैं, वहाँ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी भी बैठे हुए हैं। तो जब से इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करने की कोशिशें हुई थी, उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर सवाल खड़े करने की कोशिशें हुई थी, और उसके बाद उन्होंने जो एक कहना चाहिए कि पलटवार किया है, वो जो कांवड़ियों के लिए पूरे यात्रा मार्ग में दुकानों के नाम लिखे जाने का आदेश से लेकर के कई दूसरे स्टेप जो उन्होंने उठाए हैं, उसके बाद, और जिस तरीके से ये 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मंडल स्तर पर भी और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा करके खुद भी दौरे स्टार्ट किए हैं। और अब एक और स्टैंड जिस तरीके से उन्होंने भले ही बयान से लिया हो और बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा है, उससे मुझे लगता है कि वो एक लंबी लकीर खींच रहे हैं, एक मैसेज सबको दे रहे हैं। और कुछ जो ये घटनाएं हुई हैं, कानपुर में एक 70 साल का मौलाना एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की चेष्टा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक और ब्लॉक प्रमुख जो रह चुका है, वो एक महिला को रात को बुलाता है, उसकी बेटी के साथ नौकरी का बहाना बना करके फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। और भद्रसा वाला तो अभी शांत हुआ भी नहीं था, हालांकि गिरफ्तारी हो गई समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोईद खान की। लेकिन ये सारी घटनाएं भी ये शो करती हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी राष्ट्रीय स्तर पर, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, कुछ कीलें गाड़ करके इनकी राह मुश्किल करने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ भी ये चीज़ें पहले दबा दी जाती थी, छुपा दी जाती थी या पॉलिश कर दी जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि योगी आदित्यनाथ आक्रामक मुद्रा में हैं, तो इसलिए ये चीज़ अब दबी छिपी नहीं रही हैं। और चाहे लखनऊ में गोमती नगर में जो कुछ वारदात हुई थी उसमें अरेस्टिंग और दूसरी एक्शंस हुए हैं, ये संकेत बड़े साफ हैं। और ये सारी घटनाएं मिलाकर के विपक्ष को एक तरीके से बेनकाब करने का काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो आक्रामकता शुरू में दिखाई दे रही थी, तो विपक्ष के कुछ नेताओं का जो नेक्सस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और जिस तरह की साजिशें भारत की प्रगति को रोकने के लिए रची जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 3-4 साल में होने ही वाले हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आत्मनिर्भरता की तरफ ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं। रक्षा के जो उपकरण हैं हम 200 के आसपास अपने देश में तैयार करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी ताकतें जो भारत के बदले हुए तौर तरीकों और रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो साजिशें नहीं रचेंगी, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं उन पर वो अटैक नहीं करेंगे, या जो लगातार आर्थिक मोर्चे पर सुधारों का काम करते हुए तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद जो सरकार और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं,
और जिनकी लोकप्रियता भी ग्लोबल रेटिंग में अभी भी सर्वोच्च स्थान पर है। तो ऐसी तमाम शक्तियां, वो चाइना में भी बैठे हुए शासक हो सकते हैं, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, वो कनाडा से लेकर के यूरोप तक में हो सकते हैं, वो सब आसानी से इन षड्यंत्रों को रोकेंगे नहीं, आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात ये है कि उनको अब भारत के भीतर पैर रखने और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने वाली कुछ फोर्सेस मिल गई हैं।